नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 20 अप्रैल 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सीजर की पत्नी संदेह से ऊपर, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी ने। देश का नेतृत्व करने वाले संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित राजनयिकों को किसी भी विवाद या संदेह से ऊपर रहना चाहिए। उनकी विश्वसनीयता पर जनता को संदेह नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च पदों पर आसीन होने के कारण निष्कलंक निष्पक्ष रहना ही उनका पहला धर्म और कर्तव्य है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का है, जिन्होंने एक धोबी के संदेह के आधार पर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, क्योंकि एक राजा को इन सब संदेह से ऊपर उठना चाहिए। इसी को हमारे संपादक महोदय जी ने सीजर की पत्नी संदेह से ऊपर लेख लिखा है। तो देखते हैं हमारे अतिथि संपादक आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय लेख। पश्चिमी देशों में एक मुहावरा बहुत प्रचलित है कि सीजर की पत्नी को संदेह से ऊपर होना चाहिए। दरअसल जूलियस सीजर की पत्नी पर आरोप लगा था कि उसका किसी के साथ विवाहेतर संबंध है। सीजर जानता था कि उसकी पत्नी निर्दोष है, मगर उसने फिर भी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। सीजर का कहना था कि उसकी पत्नी का संदेह के दायरे से ऊपर होना चाहिए। भारत के संदर्भ में भगवान श्री राम का उदाहरण लिया जा सकता है। माँ सीता पर एक धोबी ने आरोप लगाया था कि वे रावण के यहाँ रही। इससे उनके चरित्र पर सवाल उठता है। सीजर ने वही किया जो भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के साथ किया था। श्री राम ने लोकमत का सम्मान करते हुए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और उन्हें वनवास भेज दिया। राजनीतिक या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों पर इस दृष्टांत का अर्थ होगा कि प्रमुख या सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को अनुचित कृत्य के आभास से भी बचना चाहिए। गुजरात दंगों के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म के पालन की सलाह दी थी। आज यही सलाह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देने का समय है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की जनसंख्या में मुसलमान बाहुल्य है। वहाँ की कुल आबादी में लगभग 70% मुसलमान हैं। यह इलाका तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए इस वोट बैंक पर आश्रित है। इसीलिए जब कभी वहाँ हिंसा भड़कती है, ममता बनर्जी की सरकार हमेशा अपने वोट बैंक के साथ खड़ी दिखाई देती है। पिछले दिनों जब पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। लेडी डॉक्टर से पहले रेप किया गया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, मगर उस समय भी ममता बनर्जी का व्यवहार कुछ ऐसा था कि वह रेप पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि अपराधियों को बचाने का आभास करा रही थी। इस कांड के बाद भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग खड़ी हुई थी और अब मुर्शिदाबाद हिंसा के समय भी यह मांग एक बार फिर खड़ी हो रही है। मगर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में इतना दम है कि वह ममता बनर्जी की सरकार भंग करके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर सके। भारतीय जनता पार्टी वाली सरकारों के गृह मंत्रियों को बहुत शौक रहा है कि उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा गृह मंत्री समझा जाए, मगर सरदार पटेल जैसा बन पाना आसान काम नहीं है। उन जैसी सोच और दूरदृष्टि वाला व्यक्तित्व सदियों में एक पैदा होता है। यह सच है कि यदि सरदार पटेल होते तो मणिपुर और पश्चिम बंगाल की समस्या को कब का सुलझा चुके होते। पंडित नेहरू ने उनसे कश्मीर का मामला अपने हाथ में ले लिया तो हम आज तक भुगत रहे हैं। भारत में पहली बार धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए वर्ष 1951 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यह स्थिति कांग्रेस पार्टी में फूट के कारण उत्पन्न हुई थी। उसके बाद लगभग 132 बार भिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जहां एक कारण तो राज्यों में सरकारों का बहुमत खो देना था, वहीं कुछ ऐसे भी होते थे जब
केंद्र सरकार में बदलाव के कारण राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी गई। कुल मिलाकर कांग्रेस के शासनकाल में 88 बार धारा 356 का इस्तेमाल किया गया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू 7 बार, लाल बहादुर शास्त्री 1 बार, इंदिरा गांधी 51 बार, राजीव गांधी 6 बार, पीवी नरसिम्हा राव 11 बार, मनमोहन सिंह 12 बार शामिल हैं। वहीं मोरारजी देसाई ने अपने 2 वर्षीय शासनकाल में 17 बार, चौधरी चरण सिंह 6 महीने के शासनकाल में 4 बार, चंद्रशेखर ने 5 बार, बीपी सिंह ने 2 बार, एसडी देवगौड़ा ने 1 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 बार और नरेंद्र मोदी ने 10 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। कांग्रेस के 88 बार धारा 356 के इस्तेमाल से संविधान खतरे में नहीं आया। मुर्शिदाबाद की हिंसा के मामले की जड़ में है वक्फ कानून में बदलाव। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल पर हस्ताक्षर भी नहीं किए थे कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दे दी कि यह संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत वक्फ को दी गई सुरक्षा को खत्म कर देता है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए साफ लफ्जों में कह दिया कि वे इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देगी। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या के बाद ममता बनर्जी ने वहां जाना उचित नहीं समझा। उन्हें हिंदू परिवारों के पलायन से कोई समस्या नहीं हो रही है। उनके एक मंत्री ने तो बेहुदगी की हद कर दी जब उसने कहा कि हिंदू बंगाल में ही तो पलायन कर रहे हैं, किसी दूसरे प्रदेश में तो नहीं जा रहे हैं। दरअसल बुधवार को ममता बनर्जी ने इमामों और मौलवियों के साथ एक सभा करना अधिक उचित समझा। इस सभा में उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा पूर्व नियोजित था। इसमें भाजपा, BSF और सेंट्रल एजेंसी की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि यूपी के CM योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वे सबसे बड़े भोगी हैं। पूर्व फिल्म स्टार और भाजपा के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार किया। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा बन चुकी है। बंगाली हिंदू बेघर हैं, राहत शिविरों में खिचड़ी खाने को मजबूर है। उनका दोष क्या है? साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा नहीं, ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया है। वे समुदायों के बीच अशांति पैदा कर रही है। ममता बनर्जी के आरोपों के जवाब में BSF के एक अधिकारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि घुसपैठ कराकर हिंसा कराने की बात गलत है। बांग्लादेश बॉर्डर से कोई घुसपैठ नहीं हुई। इधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। टीम में 9 अधिकारी होंगे। मुर्शिदाबाद रेंज के DIG को टीम की कमान सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री CV आनंद बोस ने फैसला किया है कि वे हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे और उन हिंदू परिवारों से मिलने के बाद केंद्र सरकार को हिंसा की वारदातों पर रिपोर्ट पेश करेंगे। ममता बनर्जी ने उन्हें अपना प्रस्तावित दौरा स्थगित करने के लिए कहा है। ममता के अनुसार हालात बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन जैसे महंगे और राजनीति में सक्रिय वकील याचिकाकर्ताओं के लिए बहस कर रहे हैं। क्या ये इन तीनों का वक्फ है या फिर ये कोई तगड़ी फीस मांगने के चक्कर में है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो हिंसा के लिए कोई स्थान कैसे हो सकता है। वे तो 3 बिंदुओं पर स्टे ऑर्डर लिखवाने ही वाले थे जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार की बात भी सुनी जानी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अपना ऑर्डर रोक लिया और सॉलिसिटर जनरल को 1 सप्ताह का समय दे दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के दिमाग में क्या चल रहा है। वे सेवानिवृत्त होने के कगार पर हैं। क्या वे रिटायरमेंट के बाद किसी बढ़िया पोस्ट का सपना देख रहे हैं या फिर शहीदों की सूची में अपना नाम लिखवाकर
अमर होने के चक्कर में हैं। शायद 5 मई को जब सुनवाई पूरी होगी तो इस बात का संकेत भी मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।